नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल थर्ड चेयर लॉ। मैं एडवोकेट जगप्रवेश शर्मा आज आपको बताऊंगा कि इनकम एक्सपेंडिचर और लायबिलिटी एफिडेविट क्या होता है, किस कोर्ट में इस एफिडेविट को फाइल किया जाता है और किस लेटेस्ट जजमेंट के बेस पे ये एफिडेविट फाइल किया जाता है और इस एफिडेविट को कितने हेड्स में डिवाइड किया गया है और उसको कैसे भरा जाता है। ये सारी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, इनकम एक्सपेंडिचर और लायबिलिटी एफिडेविट जो होता है वो किसी भी व्यक्ति की आमदनी को जानने के लिए वो कितना कमा रहा है, कितना उसका खर्चा है, यानी कि वो कितना एक्सपेंस करता है और क्या उसके ऊपर कोई देनदारी या कोई कर्जा है या नहीं, ये बताने के लिए होता है दोस्तों। एक तरह से ये एफिडेविट दोस्तों आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बताता है कि आप फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड करते हैं। ये एफिडेविट दोस्तों हमारा डाइवोर्स केसेस में, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में और आपका मेंटेनेंस केसेस में और फैमिली कोर्ट्स और अदर कंसर्ट कोर्ट्स में फाइल करा जाता है दोस्तों। जिस लेटेस्ट जजमेंट के बेस पर एफिडेविट फाइल किया जाता है दोस्तों, वो लेटेस्ट जजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्शन इन द मैटर ऑफ रजनीश वर्सेस नेहा एंड अदर्स, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जॉइंट रजिस्ट्रार सुभाष रेड्डी in criminal appeal number 730 of 2020, SPL criminal number 9503 of 2018, decided on 4th November 2020 है दोस्तों। इसी जजमेंट के बेस पर ये लेटेस्ट एफिडेविट दोस्तों फाइल किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इस एफिडेविट में कितने हेड्स होते हैं। तो दोस्तों, इसको 10 हेड में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला सेक्शन जो है वो है ए सेक्शन, जिसके अंदर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ए सेक्शन में पर्सनल इन्फॉर्मेशन में दोस्तों आपको अपना नाम बताना होता है, उम्र बतानी होती है, मेल है फीमेल है ये बताना होता है, आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होता है, आपको अपना पेरेंटल एड्रेस या रेंटेड अकोमोडेशन जो भी आपका एड्रेस है वो क्लियर करना होता है। डेट ऑफ मैरिज आपको बतानी होती है कि कब आपकी शादी हुई थी। डेट ऑफ सेपरेशन जब से आप अलग रह रहे हैं वो बताना होता है। और एक जर्नली मंथली एक्सपेंस का बताना होता है कि आपका एवरेज जर्नली मंथली एक्सपेंस कितना होता है। ये सारी बातें आपके फर्स्ट कॉलम ए कॉलम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आती है दोस्तों। सेकंड कॉलम जो होता है दोस्तों वो होता है लीगल प्रोसीडिंग और मेंटेनेंस बीइंग पेड, यानी कि इसमें आपको अपनी जो ऑन गोइंग लिटिगेशन हो गई या फिर जो पास्ट लिटिगेशन हो गई उसके बारे में बताना पड़ता है कि आपकी कोई अभी केस चल रहा है इस केस से अलग, या कोई आपका पुराना केस चला था वो बताना होता है। और उसमें अगर आपको कोई अवार्ड ग्रांट किया जाता है कोर्ट के द्वारा तो आपको वो बताना होता है दोस्तों। और उसके साथ साथ आपको उसकी कॉपी की ऑर्डर कॉपी भी लगानी होती है दोस्तों। और अगर उस ऑर्डर कॉपी के अवार्ड में आपको मेंटेनेंस नहीं दिया गया या अवार्ड ग्रांट नहीं हुआ तो कितना एरियर है ये डिटेल आपको इसमें दोस्तों देनी होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको इन फ्यूचर कोई अवार्ड मिलने वाला है या आपको इन फ्यूचर कोई वॉलंटरी अलग से कुछ आपका जो भी सेटल हुआ हो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ मिलने वाला हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देनी होती है दोस्तों। अब हम अपने आते हैं थर्ड सेक्शन पे यानी थर्ड हेड पे। इसके अंदर दोस्तों डिटेल ऑफ डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर, यानी कि जो फैमिली मेम्बर हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे ऊपर निर्भर करते हैं, उनकी डिटेल इसमें फर्निश करनी होती है दोस्तों। तो इसके पहले कॉलम में सबसे पहले हमें अपना रिलेशन बताना होता है उससे कि जो डिपेंडेंट पर्सन है वो कौन लगता है हमारा, माता है, पिता है, बहन है, भाई हैं, जो भी है उनकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। उनका एज बताना होता है, लड़का है लड़की है, मेल फीमेल, इसकी जानकारी हमें उसमें देनी होती है। इसके अलावा दोस्तों हमें डिस्क्लोज़ करना पड़ता है कि या जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर है उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम है या कोई उसको कोई आमदनी हो रही है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट रिटायर्ड है, जॉब से रिटायर्ड है तो उसको कोई पेंशन ज़रूर आती होगी तो उस पेंशन का ब्यौरा देना पड़ता है। और उससे नेक्स्ट कॉलम में जो उसका मंथली एक्सपेंस बनता है, जो भी खर्चा मंथली उनका होता है उसकी डिटेल जो है उसमें फर्निश करनी पड़ती है। फोर्थ कॉलम दोस्तों हमारा मेडिकल ग्राउंड के लिए होता है, मेडिकल डिटेल्स के लिए होता है। इसमें हमें बताना पड़ता है कि जो व्यक्ति एफिडेविट सबमिट कर रहा है उसको या उसके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर को किसी तरह की कोई बीमारी है या नहीं। मान लीजिए जैसे पहला कॉलम है, इसके अंदर हमें बताना होता है कि कोई भी
फिज़िकल या मेंटल डिजीज़ से अगर कोई सफ़र कर रहा है तो उसकी डिटेल और रिकॉर्ड्स हमें इसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। सेकंड कॉलम में अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी है या फिर कोई परमानेंट किसी भी तरह का आपको डिजीज़ है और उसके एक्सपेंस और मेडिकल रिकॉर्ड को आपको फर्निश करना पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा जो फोर्थ कॉलम है दोस्तों, उसके अंदर आपको कोई ऐसी सीरियस इलनेस या डिजीज़ है जिसका आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस जो है बेयर करते हैं, तो थर्ड कॉलम में इसके आपको वो सबमिट करना पड़ता है, उसकी सारी डिटेल। अब हम आ जाते हैं डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन। फिफ्थ पार्ट जो है इसका, फिफ्थ हेड जो होता है उसमें डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन जो है सबमिट करी जाती है दोस्तों। इसमें हमें बताना होता है कि पहले कॉलम में हमारे कितने बच्चे हैं और उनका नाम क्या है, उनकी उम्र क्या है और वो किसकी कस्टडी में रह रहे हैं दोस्तों। उसके बाद उससे नेक्स्ट कॉलम में हमें बताना होता है कि हम अप्रॉक्सीमेटली कितना उसके ऊपर जो है मंथली खर्चा कर रहे हैं। तो इसको फिर सब कॉलम में डिवाइड किया जाता है, जिसके पहले कॉलम में हमें फूड, क्लोथिंग और मेडिकल एक्सपेंसेस के बारे में बताना होता है कि एक मंथली फूड पे, बच्चे के कपड़े पे, इन सब पे कितना खर्चा हो रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट कॉलम में हमें उसके एजुकेशन का एक्सपेंसेस की डिटेल्स देनी होती है कि आप उसकी पढ़ाई पर कोई खर्चा कर रहे हैं और कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं। उससे नेक्स्ट कॉलम में दोस्तों हमें बताना होता है कि किसी भी तरह का वोकेशनल, प्रोफेशनल, स्पेशल स्किल्स प्रोग्राम या कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर वो बच्चा कर रहा है और उसके लिए अगर आपने किसी भी तरह के एक्सपेंस बेयर करे हैं तो उसकी डिटेल इसमें आती है। उससे जो नेक्स्ट कॉलम होता है दोस्तों, इसमें हमें बताना होता है कि आपने किसी भी तरह का, अगर मान लीजिए लोन लिया हुआ है और किसी भी तरह का एजुकेशनल लोन है जो हम पे कर रहे हैं तो उसकी डिटेल देनी होती है। उससे नेक्स्ट कॉलम जो होता है दोस्तों, हमें उसमें बताना होता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन है जो हमको वॉलेंटरली सपोर्ट कर रहा है बच्चे के मेंटेनेंस में या कुछ दे रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन और डिटेल इस कॉलम में आती है। नेक्स्ट कॉलम आता है दोस्तों डिटेल्स ऑफ इनकम ऑफ डिपोनेंट। इसके अंदर दोस्तों जो व्यक्ति एफिडेविट दे रहा है उसे अपनी डिटेल बतानी होती है कि इनकम की, कि वो कहाँ नौकरी कर रहा है, किस पोस्ट पे कर रहा है, क्या मंथली उसकी इनकम है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब पे है तो वो सैलरी स्लिप लगाए, और अगर किसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट सेक्टर में है तो सर्टिफिकेट जो आपका होता है एम्प्लॉयर का वो आप ऑन रिकॉर्ड पे देंगे। इसके अलावा कोई और बेनिफिट्स, हाउस रेंट्स, कोई ट्रैवल अलाउंस या किसी भी तरह का कोई भी आपको सोर्स ऑफ इनकम है तो वो आप इसके अंदर फिलअप करते हैं दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न ITR की जो डिटेल है वो भी फर्निश करनी होती है, जिसमें एक आपको प्रायर टू 1 ईयर मैरिज करनी होती है दोस्तों और एक प्रायर 1 ईयर सेपरेशन जब से आप अलग हुए हैं वो करनी होती है। और नेक्स्ट में दोस्तों आपको इसमें फ़ाइल करना होता है अपने FDRs की डिटेल्स, कोई इंटरेस्ट कहीं से आ रहा है, कोई म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, अगर कोई आपको ऐसी इनकम सोर्स ऑफ इनकम है तो आपको उसकी डिटेल फर्निश करनी होती है। उसके अलावा लास्ट 3 ईयर्स का आपको बैंक स्टेटमेंट आप अपना ऑन रिकॉर्ड जो है इस एफिडेविट के साथ फाइल करना होता है। आपको बताना होता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो भी लास्ट 3 ईयर्स की है वो आप इसके साथ रिकॉर्ड पे लगाएंगे। नेक्स्ट में दोस्तों आपको अपनी एसेट्स की डिटेल देनी होती है G सेक्शन में, जिसके अंदर आपकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है दोनों की डिटेल्स आती है कि आप पे सेल्फ एक्वायर्ड है तो आप उसको बताइए। अगर कोई आपकी क्या कहते हैं जॉइंट प्रॉपर्टी आफ्टर मैरिज आपने मियाँ बीवी ने कोई ख़रीदी हो तो वो बताइए, और नहीं तो कोई आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी आपके बाप दादाओं से या माता पिता से आपके हिस्से में कोई प्रॉपर्टी आती है तो आप उसका ब्यौरा देंगे। अगर आपके नाम कोई स्टॉक, डिबेंचर्स, शेयर्स हैं तो आप उसकी इंफॉर्मेशन इधर फर्निश करते हैं। उससे नेक्स्ट में अगर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिससे आपको रेंट जनरेट हो रहा है, कोई इनकम आ रही है, तो इस कॉलम में आप उसको भरेंगे। 7th कॉलम जो आता है इसका, उसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल देनी होती है अपनी गोल्ड ज्वेलरी की, सिल्वर ज्वेलरी की, ऑर्नामेंट्स की, कितना आपके पास जेवर है वो सारा आपको इस कॉलम में बताना होता है दोस्तों। उसके अलावा नेक्स्ट कॉलम जो आता है दोस्तों, इसके अंदर आपको जानकारी देनी है कि डिटेल्स ऑफ लायबिलिटीज़ ऑफ डिपेंडेंट, कि डिपोनेंट के ऊपर कितना कर्जा है और कितनी देनदारी है। ये हमारा H हेड के अंदर आता है। इस सेक्शन में आपको अगर आपने कोई आउटस्टैंडिंग
लायबिलिटी, लोन, मॉर्गेज या किसी भी तरह का बाहर से कोई पैसा उठाया हुआ है तो आप इस डिटेल को उसमें फर्निश करेंगे। अगर आप कोई ईएमआई जो है वो भरते हैं तो आप उसकी डिटेल इसमें भर सकते हैं, या फिर आपने किसी डेट पे कोई लोन लिया है तो उसकी डिटेल आप फर्निश कीजिए, और कोई एक्चुअल बोरोड अमाउंट की आपका कितना पैसा अभी आपके ऊपर चढ़ा हुआ है लोन का और कितना बकाया है, ये सारी जो है इंफॉर्मेशन इस कॉलम में आती है दोस्तों। एच के बाद हमारा आई कॉलम आ जाता है दोस्तों, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर के लिए है। इसके अंदर दोस्तों हमें अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन देना होता है कि हमारा बिजनेस किस नेचर का है, उसके बारे में बताना होता है कि दोस्तों वो कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप है। सेकंड कॉलम में वो बताना होता है दोस्तों। उससे नेक्स्ट कॉलम में दोस्तों हमें बताना होता है कि नेक्स्ट जनरेट इनकम हमारी कितनी है इस बिज़नेस से, तो उसकी डिटेल हमें भरनी होती है दोस्तों। और उससे नेक्स्ट कॉलम में अगर हमारे ऊपर कोई भी लायबिलिटी है या कोई कर्जा है बिज़नेस का तो वो हम उसमें मेंशन करेंगे। उससे नेक्स्ट जो कॉलम आता है दोस्तों वो हमसे डिटेल मांगता है बैलेंस शीट की, कि जो हमारी कंपनी या जो भी हमारा बिज़नेस है उसकी जो भी बैलेंस शीट और जो भी कंप्लीट ऑडिट अकाउंट है वो हमें ऑन रिकॉर्ड इसमें फ़ाइल करने होते हैं दोस्तों। उससे नेक्स्ट कॉलम में दोस्तों हमें अगर आईटीआर पार्टनरशिप फर्म है कोई तो हमें पार्टनरशिप की आईटीआर डिटेल इसमें फर्निश करनी होती है दोस्तों। उससे नेक्स्ट कॉलम में आ जाइए दोस्तों, ये कॉलम जो है वो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द डिपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू द इनकम एसेट लायबिलिटी ऑफ अदर स्पूस। अगर मान लीजिए दोस्तों कि किसी और का अलग भी रिलेशन है और अगर वहाँ उस स्पाउस की डिटेल जो है इसमें सबमिट करी जाएगी कि उसका क्वालिफ़िकेशन कितना है, उसकी अर्निंग कितनी है, वो रहती कहाँ है, पेरेंटल हाउस है उसका या रेंटेड अकोमोडेशन है, और उसके ऊपर अगर कोई लायबिलिटी है जो आप पे कर रहे हो तो उसकी भी डिटेल आप भर सकते हैं दोस्तों। इस कॉलम के बाद दोस्तों नेक्स्ट कॉलम जो हमारा आता है वो आता है सेक्शन के, जिसमें डिटेल ऑफ एप्लीकांट और दी अदर स्पाउस इन केस ऑफ पार्टीज एंड नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई। दोस्तों इस कॉलम के अंदर अगर कोई ऐसा पार्टी है जो कि आउट ऑफ इंडिया रिजाइड कर रहा है, एनआरआई है या फिर ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया, ओसीआई है, फॉरेन नेशन है, तो उसकी सारी डिटेल्स हम इसमें सबमिट करते हैं। हम बताएंगे कि वो किस कंट्री की सिटीजनशिप है और वहाँ पे वो क्या करंट एम्प्लॉयमेंट, क्या काम करता है, क्या उसकी इनकम है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, उसका क्या हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, टैक्स लायबिलिटी जो भी उसकी डिटेल है दोस्तों नेक्स्ट कॉलम में वो सबमिट करेंगे डिटेल्स। और उससे नेक्स्ट कॉलम में दोस्तों हम भरेंगे कि उसकी क्या इनकम है किसी और सोर्स से, तो उसकी भी हम जानकारी देंगे। अगर कोई चाइल्ड है और उस पर मेडिकल एक्सपेंस या सपोर्ट आप कर रहे हैं तो उसकी भी जानकारी आप इस कॉलम में देते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस तरह से आपका इनकम एक्सपेंडिचर और लायबिलिटी एफिडेविट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन देनी होती है जिसमें ऑन ओथ आप कहते हैं कि जो आपने ऊपर इंफॉर्मेशन भरी है वो एकदम ट्रू एंड करेक्ट है और इसके अलावा आपकी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम या कोई एक्सपेंसेस नहीं है। उससे नेक्स्ट जो पैरा है उसमें आप मेंशन करते हैं कि जिसमें आप कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे अगर आपका किसी भी तरह का चेंज जो है आपकी इनकम एक्सपेंडिचर या लायबिलिटीज़ में आता है दोस्तों, ये आप अंडरटेकिंग लिख के देते हैं अपनी डिक्लेरेशन में। और थर्ड अंडरटेकिंग में आप देते हैं कि आपको इस चीज़ की नॉलेज है कि कोर्ट के अंदर झूठा और गलत एफिडेविट देना एक गुनाह है, जिसके अंडर अगर आप ये हर गलती करते हैं तो आप BNS के अकॉर्डिंगली पनिशेबल होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप मेरे को बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आया इनकम एक्सपेंडिचर एफिडेविट क्या होता है और कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों। धन्यवाद।